हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम विचार करने जा रहे हैं जो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनमें से एक फांसीवाद। ये बीए तृतीय वर्ष का टॉपिक है जिसमें फांसीवाद के बारे में हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो फांसीवाद चूँकि एक बड़ा टॉपिक है इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से इसके भाग 1, 2, 3 करके हम छोटे छोटे पार्ट्स में इनको समझेंगे ताकि आसानी से हम विस्तार पूर्वक इसको समझ सकें बिना किसी प्रकार की बोरियत के। तो आप सभी से अनुरोध है कि फांसीवाद का जो टॉपिक है उसको समग्रता से समझने के लिए आप इस टॉपिक पर बनाए गए जो 3 वीडियो बनाए जाएंगे उन तीनों को आप देखें क्रम से 1, 2, 3 इस क्रम से, ताकि शुरू से लेकर के अंत तक फांसीवाद की जो आशय है, फांसीवाद की उत्पत्ति के कारण है, उसके मूल सिद्धांत हैं, आलोचना है या साम्यवाद से इसकी तुलना या नाजीवाद से इसकी तुलना जो हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे, उन सभी को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखें और नोट्स बना लें, ताकि फांसीवाद के बारे में अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न छोटा या बड़ा किसी भी तरह से आता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो आइए चलते हैं फांसीवाद के बारे में। ये पहला वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि फांसीवाद का अर्थ क्या है। वास्तव में इस फांसीवाद का जो शुरुआती परिचय है, आशय है, वही हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो फांसीवाद के बारे में हम अन्य परिचर्चा अन्य वीडियोज़ के माध्यम से करें उसको रिलेट करते हुए आप आराम से समझ सकें। तो आइए चलते हैं फांसीवाद के बारे में। शुरुआती परिचय, इसका आशय क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फांसीवाद को का जो इंग्लिश शब्द है वो है फासिज्म। फासिज्म अंग्रेजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फेशियो शब्द से हुई है, जिसका जो कि एक इटालियन भाषा का शब्द है, और फेशियो शब्द का अर्थ है इटालियन भाषा में लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा। ये जो शब्द है वो रोम में राज चिन्ह दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता था। फेशियो जिसमें कि लकड़ियों के गट्ठर के साथ साथ एक कुल्हाड़ी भी होती थी, तो लकड़ियों का एक गट्ठर और उसके साथ में एक कुल्हाड़ी, तो इस तरह से ये रोम का राज चिन्ह हुआ करता था जिसको कहा जाता था फेशियो। उस राज चिन्ह में लकड़ी के गट्ठर को जो गट्ठर जो गट्ठा था वो एकता का प्रतीक था और कुल्हाड़ी राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक थी। इटली में मुसोलिनी के द्वारा इस चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाए जाने के कारण ही मुसोलिनी की जो पार्टी थी, फांसीवादी पार्टी, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विचारधारा को फांसीवाद कहा जाने लग गया, क्योंकि इन्होंने वो जो फेशियो था राज चिन्ह रोम का, उसको अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था, और जो फांसी दल उन्होंने बनाया था, फांसीवादी पार्टी, उसके द्वारा जो विचारधारा अपनाई गई उसको फांसीवाद या फासिज्म कहा जाने लग गया। हम जानते हैं कि मुसोलिनी ने इटली के विकास के लिए, इटली के उद्भव के लिए, इटली को एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभारने के लिए फांसीवाद का विकास वहाँ पर किया था और इसे अपनी दल की विचारधारा बनाए रखा था। उसने उदारवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, व्यक्तिवाद, इन सब का विरोध किया। इसके स्थान पर उसने निरंकुशवाद, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद और पूंजीवाद का समर्थन किया था। इसलिए फांसीवाद से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जो लोकतंत्र और उदारवाद का प्रबल विरोध करती है। उसके स्थान पर उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद और सर्वसत्ताधिकारवाद का समर्थन करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि फांसीवाद जो शक्ति पर आधारित जो व्यवस्था है उसके अनुसार राष्ट्र को ही शक्तिशाली होना चाहिए। सर्वाधिकारवाद का यहाँ अर्थ ये है, सर्वसत्ताधिकारवादी का अर्थ यही है कि जो राष्ट्र है उसी में समस्त सत्ता निहित होनी चाहिए। राष्ट्र के सामने किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, संस्था है या समूह है, उसका कोई अधिकार नहीं है या कोई मोल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को अपने राज्य के सामने कुर्बान हो जाना
चाहिए। यानी राज्य के अधीन ही प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता भी ऐसी चीज है जो राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, और राज्य की जो आज्ञा है उसके पालन में ही प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था का बोध कराती है जो राज्य को शक्तिशाली मानती है, राज्य की शक्ति पर आधारित है, और राज्य में पूरी सत्ता निहित करती है। मुसोलिनी ने यह भी कहा था कि फासीवाद वास्तविकता पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है, और हम निश्चित और वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम काम करना है, केवल बातें करना नहीं। इसका मतलब ये है कि मुसोलिनी ये कहना चाह रहे हैं कि फासीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी निश्चित सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है, बल्कि जो इनका कार्यक्रम है, जो इनका उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में चाहे इनको किसी भी सिद्धांत का सहारा लेना पड़े, किसी भी विचारधारा का सहारा लेना पड़े, ये एक कार्यक्रम को फॉलो करते हैं, केवल बातें करना नहीं है। सैद्धांतिक उद्देश्य इनका नहीं है, इनका उद्देश्य है इटली को सर्वशक्तिशाली बनाना, एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना करना। तो ये मुसोलिनी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते भी हैं कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक कार्य द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाना है। इसलिए हम समय और वातावरण के अनुसार कुलीनतंत्री भी हैं, लोकतंत्री भी हैं, रूढ़िवादी भी हैं, प्रगतिवादी भी हैं, प्रतिक्रियावादी भी हैं, और क्रांतिकारीवादी भी हैं, नियमवादी भी हैं, और नियम विरोधी भी हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि फासीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने को मानव समाज के केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी नए ढंग से संगठित करने के लिए प्रयास करती है। यानी एक ऐसे सशक्त राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और ऐसे अंध राष्ट्रभक्तवादी जनता के सामने वो ऐसे संदेश देना चाहते हैं, ऐसे ट्रेंड या जनता को ऐसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिससे कि वो राज्य को सर्वशक्तिशाली समझे, और राज्य के नाम पर, राज्य की बलिवेदी पर स्वयं को कुर्बान करने में ही अपना सौभाग्य समझे, उसमें ही अपनी स्वतंत्रता समझे। तो इस तरह से यह सर्वाधिकारवादी राज्य न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी राज्य की पूर्ण सत्ता, सर्वाधिकारवादी सत्ता स्थापित करने वाली विचारधारा है। एक विचारक है CD बर्न्स। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियाज़ में फासीवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि फासीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जिसे राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना है। यानी इटली में जो चली आ रही व्यवस्था थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो आर्थिक दशा इटली की थी, जो निराशा का भाव जनता में था उस समय, उस पूरी समस्त व्यवस्था को, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या आर्थिक व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर फासीवादी ढंग से ये दोबारा से उसका निर्माण करना चाहते थे। इसी तरह से इबनस्टीन ने फासीवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि फासीवाद एक एकाधिकार प्राप्त दल द्वारा शासन और समाज का सर्व सत्ताधिकारवादी संगठन है जो अत्यधिक जातिवादी, राष्ट्रवादी, सैनिकवादी और साम्राज्यवादी है। जातिवादी यानी ये जो इटली की जो प्रजाति है उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। राष्ट्रवादी क्योंकि ये राष्ट्र के आगे प्रत्येक व्यक्ति को बलिदान करने की बात कहते हैं, अपने राष्ट्र के विस्तार की बात करते हैं। साम्राज्यवादी ये विचारधारा है जो कि जो गरीब और कमज़ोर राष्ट्र हैं उनको अपने में मिलाने वाले ये विचारधारा है। सैनिकवादी यानी ये सदैव युद्ध का समर्थन करते हैं, युद्ध का महत्व राज्य के लिए हमेशा ये मानते हैं, और ये मानते हैं कि युद्ध का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वही महत्व है जो एक महिला के जीवन में मातृत्व का। तो इस तरह से ये युद्धवादी, सैनिकवादी और राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी विचारधारा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फासीवादी एक अवसरवादी विचारधारा है, यानी इसका कोई सैद्धांतिक मूल्य नहीं है। ये प्रजातंत्र, राजनीतिक दल स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद आदि
मानवीय मूल्यों के प्रश्नों का विरोध करती है और आवश्यकता अनुसार उग्र राष्ट्रवाद, जातीय श्रेष्ठता, परंपरावाद, युद्धवाद, निरंकुशवाद आदि का समर्थन करती है। इसलिए ये एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित राजदर्शन न होकर के ऐसे विचारों का योग है जो विभिन्न स्रोत से ग्रहण किए गए हैं और इसका उद्देश्य इनके अनुसार ये इटली की जनता का कल्याण करना चाहते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। फांसीवादी विचारधारा के बाद मुसोलिनी ने जिस तरह के राज्य की स्थापना की, हालांकि उसका ये मानना था कि फांसीवादी राज्य जनता के कल्याण के लिए है, लेकिन जो इसके बाद में जो परिणति हुई, उसके बाद में जो शासन का स्वरूप सामने आया वो पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप का, साम्राज्यवादी, तानाशाही, निरंकुशवादी राज्य का स्वरूप था। तो इस तरह से इटली में जो फांसीवाद विचारधारा का उदय हुआ वो एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार राष्ट्र ही सब कुछ है व्यक्ति के जीवन में और राष्ट्र के आगे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। और ये अंधराष्ट्रवादी भी है और युद्ध को सही मानते हैं और ये भी मानते हैं कि शांति जो है कायरों का काम है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से रुका हुआ पानी सड़ जाता है उसी तरह से शांत जनता कायर हो जाती है। और ये ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार ये माना जाता है कि नेता का नेतृत्व करना ही, नेता का अनुगमन करना ही जनता का कार्य है। नेता को आंख बंद करके अपने नेता की बात माननी चाहिए। तो क्योंकि इसलिए ये जो मानवीय विवेक है उसका भी विरोध करता है। इसके अनुसार कुछ जो चंद लोग हैं वो ही शासन करने के योग्य हैं और जनता को राज्य का, अपने नेताओं का पूरी तरह से आज्ञा पालन करना चाहिए। ये मानते हैं कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन, आज्ञा पालन और अनुशासन को बनाए रखे। तो इस तरह से मुसोलिनी कहते भी हैं कि अनुशासन पूर्वक काम करना, विचार विमर्श नहीं करना, यानी जो नेता कहे उसको करना है, उसके आगे कोई भी विचार विमर्श नहीं करना है। मुसोलिनी के अनुसार ये जो राष्ट्र है वही व्यक्ति के लिए सब कुछ है, राष्ट्र से सब कुछ राष्ट्र के भीतर है, राष्ट्र से बाहर व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जो निरंकुशतावादी, पूर्ण सत्तावादी विचारधारा मुसोलिनी के द्वारा इटली में स्थापित की गई उसी को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। इससे जो अगला वीडियो है इसी क्रम में, इसी कड़ी में समझने के लिए वो हमारा रहेगा फांसीवाद का उदय और विकास। किस तरह से इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, इसका विकास हुआ, वो हम इससे अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।